साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते जातिवार जनगणना यानी कास्ट सेंसस मोदी शाह की जोड़ी के लिए नासूर बनती चली जा रही है। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार द्वारा जातिगत सर्वे के आंकड़े पेश करने के बाद बीजेपी की हालत खराब हो गई। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जो नेशन जनमत के पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, वजह भी बताऊंगा, उन्होंने भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया है कि आंध्र प्रदेश सरकार बिहार की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में भी जातिगत सर्वे करके आंकड़े जुटाए जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी को यूं ही मैं सामाजिक न्याय का प्रोदा नहीं कहता, बल्कि उत्तर भारतीय तथाकथित सामाजिक न्याय के ठेकेदारों को जगन मोहन रेड्डी से सीख लेने की भी जरूरत है। महज जातिवार जनगणना पे नहीं, बल्कि जगन मोहन रेड्डी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य में 5 डिप्टी सीएम बनाए और पांचों अलग अलग समाजों से, अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब क्षेत्रवार, जातिवार पूरा हिस्सेदारी का ख्याल रखा। क्योंकि खुद रेड्डी समुदाय से आते हैं तो पांचों डिप्टी सीएम में कोई भी रेड्डी नहीं था। एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, एक मुस्लिम और एक आंध्र प्रदेश के बड़े समुदाय कापू से। यही प्रयोग उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी किया। जगन मोहन रेड्डी के मौजूदा मंत्रिमंडल में 25 सदस्य हैं, उनमें भी पूरा ख्याल रखा गया हिस्सेदारी का। 10 ओबीसी हैं, 5 एससी हैं, 1 एसटी, 1 मुस्लिम, 4 कापू से, 4 रेड्डी से, महिलाएं हैं 4 में भी 2 एससी, 1 एसटी, विधानसभा अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से। इसलिए तो मैंने कहा, पिछड़े और दलित समाज से आने वाले उत्तर भारत के तमाम सारे सामाजिक न्याय के ठेकेदारों की हिम्मत नहीं है कि डिप्टी सीएम में इतने समाजों को हिस्सा दे दें। पिछड़े दलितों की ठेकेदारी के नाम पर राजनीति करने वाली ज्यादातर पार्टियों में मुख्यमंत्री तो फिक्स है ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फिक्स है, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने में भी उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे सामाजिक न्याय के ठेकेदारों को जगन मोहन रेड्डी के न सिर्फ डिप्टी सीएम फॉर्मूले बल्कि उनके मंत्रिमंडल से भी सीख लेने की जरूरत है। अगर ब्राह्मण कम है, क्षत्रिय कम है, वैश्य कम है, तो अपना मंत्रिमंडल पूरी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विहीन कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी के सामाजिक न्याय से जुड़े अन्य काम बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए, रेड्डी के इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बिलबिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। इसलिए वो अमित शाह, जो कभी नहीं कहा करते थे कि हम जातिवार जनगणना के समर्थन में हैं, इस बार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार जातिवार जनगणना के कभी खिलाफ नहीं रही। उचित समय आएगा तो हम इस पर निर्णय लेंगे। जबकि खुद अमित शाह और गृह राज्य मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर के कह चुके हैं कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। आखिर जातिवार जनगणना इतना महत्वपूर्ण मसला क्यों बन गया? दरअसल बिहार सरकार ने 2024 के पहले ही जो आंकड़े सार्वजनिक किए, उससे बात समझ में आ गई कि ओबीसी, जिसको भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो बड़ा हाथी है। बिहार में 63% है और वो तथाकथित सवर्ण वर्ग, जो देश के ज्यादातर संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठा है, वो 10% भी नहीं है। क्योंकि बिहार में जनरल की आबादी 15% आई है और इस जनरल में महज हिंदू सवर्ण नहीं, बल्कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख सबका सामान्य वर्ग शामिल है। तब इनकी आबादी मिला जुला करके 15% तक पहुंच रही है। इसलिए इस जातिगत सर्वे ने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाएगी ही जाएगी। अमित शाह का यह बयान उसी का एक कदम माना जा रहा है। दूसरी बात, जातिवार जनगणना के आंकड़े अगर सार्वजनिक होते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को भी धक्का लगता है। बीजेपी चाहती है खेल हिंदू मुस्लिम का हो, लेकिन जातिगत सर्वे इस खेल को अगड़ा बनाम पिछड़ा में बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जातिगत सर्वे के नाम पर बौखला जाती है।
बहरहाल बात जगन मोहन रेड्डी की हो रही थी तो उनका एक और महत्वपूर्ण निर्णय बता देता हूं। सरकार बनाते ही जगन मोहन रेड्डी ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा से इंटरव्यू समाप्त कर दिया, महज लिखित परीक्षा रखी। सामाजिक न्याय के तमाम ठेकेदार सरकार में आने के बावजूद महज इस पर भाषण देते रह गए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने इस अव्यवहारिक पक्षपातपूर्ण इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। इतना ही नहीं, जगन मोहन रेड्डी ने मंदिरों के ट्रस्टी बोर्ड में नामित सदस्यों में 50% महिलाएं रखने की अनिवार्यता शुरू की। 50% में भी 50% आरक्षण ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को दिया था। इसके अलावा विभिन्न निगमों, बोर्डों, सोसाइटी के चुनाव में भी 50% आरक्षण ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षित रखा था। इसलिए मैं कहता हूं, जातिवार जनगणना की बात करना, उसके आंकड़े सार्वजनिक करना अलग बात है, उसके हिसाब से हिस्सेदारी देना, उस पर काम करना अलग बात। जगन मोहन रेड्डी तमाम सारे उत्तर भारतीय नेताओं के लिए नजीर की तरह हैं जो महज सामाजिक न्याय का राग अलापते हैं, लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो हिस्सेदारी सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते जो बीजेपी के मुखौटावाद को चुनौती दे सकें। विभिन्न विपक्षी दल ये कहते रह जाते हैं बीजेपी ने फलाने समाज के मुखौटे, फलाने समाज के गुलाम, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो शायद उतनी मजबूत हिस्सेदारी नहीं दे पाते। इसी का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने जाति की दुकानें और जाति के नेता डेवलप किए और उनसे जाति की ठेकेदारी अपने पक्ष में करवाई। बहरहाल जगन मोहन रेड्डी के इस निर्णय के बाद एक बार फिर से जातिवार जनगणना पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति की काट यही जातिवार जनगणना का मुद्दा यानी कि मंडलवाद है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।